नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मुंबई की बात करें तो शनिवार के दिन हुए भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। इसका असर लोगों के जनजीवन पर भी पड़ा। साथ ही पहले से ही भले ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया हो, इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। कई जगहों पर जल जमाव देखने मिला है। पवई तालाब की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में 24 दिन पहले ही ये तालाब पूरी तरह से भर चुका है। किस तरह से रहा शनिवार के दिन मुंबई में बारिश का हाल, देखिए रिपोर्ट। शनिवार के दिन मौसम विभाग की ओर से मिले ऑरेंज अलर्ट का असर शहर में देखने मिला। बादल गरजने के साथ ही शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। देखते ही देखते कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा। दादर के हिंद माता इलाके में सुबह ही जल जमाव होने लगा, जिसके बाद बीएमसी ने मजबूरन मैनहोल खोला। भारी बारिश की वजह से गाड़ियों को जाने को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर जो मेन सर्विस सीवर है सिटी का, उसे भी खोल दिया गया है। बीएमसी के अधिकारियों को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि पानी को निकालना है। इसलिए यहाँ पर आप देखें कि जो मैनहोल है उसे खोला गया है ताकि पानी को निकाला जा सके। ये भारी बारिश में जहाँ पर हम चल भी रहे हैं, आप देखेंगे कि कितनी गंदगी भी है और ये पानी निकालने का काम भी लगातार जारी है। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि शहर में लो टाइड है। सायन के गांधी मार्केट के यहाँ भी भारी बारिश के चलते ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भर गया। पुल पर ही कई गाड़ियाँ रुकी रहीं। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज है वहाँ पर कई गाड़ियाँ पिछले आधे घंटे या उससे ज़्यादा समय से रुकी है। क्योंकि अभी बारिश कम है तो एक एक करके गाड़ी निकलने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन हालात इतनी सी बारिश में जब आज ऑरेंज अलर्ट है तब आप देखिए कि किस तरह से हैं। अभी हम एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। अब अगर मैं नीचे उतरकर आपको दिखाने की कोशिश करूं राजेंद्र जी, तो आपको समझ में आएगा कि हालात किस तरह से हैं। ये देखिए, ये इतना पानी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और ये मेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ से आने और जाने वाली दोनों गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है। गाड़ियाँ डाइवर्ट की जा रही हैं। शनिवार के बाद रविवार और सोमवार के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। अगले 2 दिनों तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका कारण है बंगाल के उपसागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते वेस्ट कोस्ट पे पूरी जगह पे वेस्टर्ली स्ट्रांग हो गई है। इसकी वजह से पूरे कोंकण रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई सभी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ में 1-2 जगह पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूरे कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के लिए अगले 48 आवर्स के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जून महीने में होने वाली औसतन 505 मिलीलीटर बारिश जून महीने के पहले 11 दिन में ही हो गई है। अब रविवार और सोमवार के लिए मिली चेतावनी के चलते बीएमसी और स्थानीय प्रशासन कई कदम उठा रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर सोने की चोरी हुई। चोरी करने वाले चोर भी पकड़े गए, लेकिन अब तक ये नहीं समझ में आया कि चोरी किसके घर में हुई और इस सोने का असली मालिक कौन है। करीब 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच ईडी और आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। करीब 14 किलो सोना और 57 लाख नकद, ये बरामदगी नोएडा पुलिस ने इन 6 लोगों से की है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने करोड़ों की ये चोरी बीते साल सितंबर में की थी, लेकिन कुछ दिन पहले गैंग के लोगों में सोने के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया और ये बात पुलिस तक पहुंच गई और नोएडा से सभी 6 लोग पकड़े गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने करीब 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए चोरी किए थे। बेसिकली इन लोगों से जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि 9-10 लोगों का ये गिरोह था, जिन लोगों ने जाकर के एक घर से जहाँ पे कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन से एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टीज जिसमें गोल्ड के बिस्किट्स और पैसे रखे हुए थे, उसको इन लोगों ने वहाँ से उन लोगों के एब्सेंस में, जो उसके रखने वाले थे, जो उसके कस्टडियन थे, उन लोगों के एब्सेंस में उसको वहाँ से इन लोगों ने चुरा लिया।
हैरानी की बात यह है कि ये अनोखी चोरी किस घर से हुई ये अभी तक पता नहीं चल सका है। ये खजाना किसका है ये भी नहीं पता चल पाया है। पुलिस आरोपियों को लेकर ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी पहुंची, लेकिन चोर ये नहीं बता पा रहे कि वो कौन सा फ्लैट था जहां वो चोरी करने आए। जांच में पता चला है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड गोपाल है। गोपाल सुप्रीम कोर्ट के वकील किशले पांडे के केयरटेकर हैं। जिस फ्लैट में चोरी हुई माना जा रहा है कि वो किशले का ही होगा। किशले के ड्राइवर ने ही गोपाल को पैसे के बारे में बताया। फिर गोपाल ने गाजियाबाद और नोएडा के सलारपुर के 9 लोगों के साथ इस चोरी को अंजाम दिया। चोरी करते वक्त गोपाल के साथ जो शख्स फ्लैट में गया वो भी फरार है। बाकी लोग फ्लैट से दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें फ्लैट का पता नहीं। पुलिस के मुताबिक किशले और उसके पिता राममणि पर दिल्ली एनसीआर में ठगी के कई केस दर्ज हैं। उनकी तरफ से चोरी की कोई शिकायत नहीं की गई थी। पता चला है कि वो विदेश में हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच में ईडी और आयकर विभाग को भी शामिल किया है। 2 व्यक्ति के नाम है, राममणि पांडे और किशले पांडे। ये बेसिकली इन लोगों की प्रॉपर्टी थी। इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, गुड़गांव में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। वो जो डिटेल्स है वो हम लोग छानबीन कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त माननीय न्यायालयों में भी बहुत सारे इन लोगों के केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो कैसे कैसे और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस नेटवर्क, इस बड़े से नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, इन सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने और जांच करने के लिए जो और एजेंसीज कंसर्न्ड हैं उनको भी हम लोगों ने इंटीमेट किया है। ग्रेटर नोएडा में किशले की कई संपत्तियों का पता चला है। उसकी पत्नी ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में रह रही है। चोरी की ऐसी कहानी हमने फिल्मों में देखी है और फिल्मी अंदाज में ही चोर पकड़े गए, लेकिन इस फिल्म का दी एंड तभी होगा जब इस पैसे का सोर्स मालूम चल पाएगा और जो जहां पर ये वारदात हुई उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। ग्रेटर नोएडा से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के गेट के बाहर दिन दहाड़े गोली चलने के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 1 के बाहर एक दुकानदार पर अज्ञात शख्स ने पीने के बाद दुकानदार की तरफ फायरिंग की और मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक बदमाश गोली चलाकर पैदल विज्ञान विहार की तरफ भागा। उसके बाद उसने अपनी शर्ट चेंज करके दूसरे रोड की तरफ वो चला गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। आपको बता दें कि दुकानदार के कान के पास गोली लगने की वजह से उसे हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस इसे हर एंगल से जांच कर रही है। शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। दरअसल ये बैठक कोविड के इलाज के लिए जरूरी मेडिकल चीज़ों को लेकर बुलाई गई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं पर से अब टैक्स पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो वहीं कोविड के इलाज के लिए जो दूसरे ज़रूरी सामान हैं उन पर से भी टैक्स अब कम कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने रखी थी। इस रिपोर्ट को शनिवार को पूरी तरह मंजूर किया गया है। अब हैंड सैनिटाइजर से लेकर पल्स ऑक्सीमीटर तक सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इन पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। जिन चीजों पर जीएसटी कम की गई हैं, वो इस प्रकार हैं। ऑक्सीमीटर पर 12% से जीएसटी घटाकर 5% की गई है। हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया। वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया। रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%। बाईपैप मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया। पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया। इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। तापमान मापने के यंत्र यानी थर्मामीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया। हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। हेपारिन दवा पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया। कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाय 5% टैक्स किया गया है।
So this will be valid till September 30th. And based on the advice and also from the states, the input, whether that period has to be further extended will be taken as a call nearer the time. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% के दर से टैक्स लगता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ज़रूर तकलीफ होती है कि अब तक हैंड सैनिटाइज़र पर 1.5 साल से कोरोना है इस देश में और प्रधानमंत्री से लेकर सारे मुख्यमंत्री, डॉक्टर्स कहते हैं हैंड सैनिटाइज करते रहिए। उस पर अब तक 18% जीएसटी था, जिसे अब घटाया गया है 5% पर लाया गया है। तो यानी चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हो गई हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब है, उनका कहना है कि जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब में जितने भी कोविड-19 से लड़ने के मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनमें जीएसटी 0% होनी चाहिए। खैर वो राजनीति है, चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने आम आदमी को राहत ज़रूर दी है। सहयोगी मनु नायर के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के तीसरे लहर से निपटने के लिए जो तैयारियां हुई हैं उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली लहर में 150 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी लहर में एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसे में ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 27 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू हो चुके हैं, जिसमें से आज से 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई में 17 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो 4th वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। अब अपने को 3rd वेव का डर है और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी 3rd वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गरीब बच्चों की वर्दी वाली टीचर के बारे में। तो वहीं अब बात मुंबई की महिला पुलिसकर्मी रेहाना शेख की, जो 50 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा खुद उठा रही हैं। दरअसल सभी बच्चे रायगढ़ जिले के आदिवासी इलाके के हैं। कोरोना और लॉकडाउन की परेशानियों के बीच उनके माँ बाप इनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, लिहाजा रेहाना शेख ने उनकी मदद की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अच्छे काम के लिए उन्हें सम्मानित किया है। अब बात आम की करते हैं। दरअसल लखनऊ के बाज़ारों में आम की मंडियां लगती हैं और जैसे ही महिलाबाद के दशहरी और दूसरे आम वहां पर पहुंचे तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर जो हुआ उसका नज़ारा लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लगने वाली आम की मंडी में साफ दिखने लगा, जहां कोरोना से जुड़े नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते लोग खरीदारी करने पहुंचने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद हो गई और काफ़ी लोग बिना मास्क के फल खरीदारी में टूट पड़े।
तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।